जय हिंद दोस्तों। आई होप रिवीजन मस्त चल रहा है, माहौल के साथ आप पढ़ रहे हो। एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट खुश होकर पढ़ रहे हो, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप खुश होकर कोई काम करते हो तो भगवान आपको डबल आशीर्वाद देता है कि यस जा बच्चा जा, खुश रहे और सर अपनी जिंदगी जी ले। जो जिंदगी हमने आपको दी है सर उसको अच्छे से जीना इज मोर इंपॉर्टेंट। सरकार आइए सर, भगवान ये सोचेंगे कि सर जो जिंदगी उन्होंने आपको दी है वो अगर आप खुश होकर जी रहे हो तो सर हमको आशीर्वाद जबरदस्त मिलने वाला है। सर सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप खुश होकर पढ़ते हो तो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत पावरफुल बना देती है और वो पावर आपको सर चीजों को अच्छे से समझने में बहुत हेल्प करता है। आए सर हम पढ़ते हैं क्या, चैप्टर नंबर 12 ई वे बिल्स। सरकार सेक्शन नंबर 68, ये वो सेक्शन है जिसने पावर दिया गवर्नमेंट को कि सर ऑथराइज ऑफिसर आपके व्हीकल को इंटरसेप्ट करता है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स। व्हीकल को इंटरसेप्ट करके व्हीकल को रोक सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स और गुड्स को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। अगर उसको लगता है मामला गड़बड़ है तो सर पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी के सेक्शन आपके कोर्स में नहीं आते, बात अलग है सर। आइए और सर यहां से इस सेक्शन से पावर मिला गवर्नमेंट को कि वो चाहे तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब क्या है, ई वे बिल। सर ई वे बिल रूल नंबर 138 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स बोलता है क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who is causing movement of the goods of value exceeding of consignment value exceeding rupees 50,000, वहां पर सर ई वे बिल इशू करना कंपलसरी है। अब भले ही वहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स जो हो रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा हो, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है, पर अगर मूवमेंट हो रहा है फॉर ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 और ये मूवमेंट कौन करा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन अगर करा रहा है मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में ई वे बिल इशू करना कंपलसरी। प्लस यहाँ पे एक बात और कह दी, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो एंड इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ऐसे केस में सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और कस्टमर अगर रजिस्टर्ड है, तो सर कस्टमर अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर मोर देन 50,000 का गुड्स परचेज कर रहा है, तो ऐसे केस में ये हमेशा माना जाएगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट वो ही मूवमेंट ऑफ द गुड्स करवा रहा है और ऐसे केस में ईवी बिल उसको इश्यू करना पड़ेगा। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है ऑफ द कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000, तो वहां पे ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा, भले मूवमेंट ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहां पर जो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 है, दिस विल इंक्लूड जीएसटी ऑल्सो। ये 50,000 रुपए का अमाउंट इंक्लूड करता है जीएसटी को, बट एक्सक्लूड्स एनी ऑफ द गुड्स व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मान लो कोई कंसाइनमेंट है जिसमें एग्जेम्प्ट गुड्स भी और टैक्सेबल गुड्स भी, तो केवल टैक्सेबल गुड्स काउंट करेंगे, उसमें जो टैक्स है वो काउंट करेंगे, पर एग्जेम्प्ट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। सर प्लस बोल दिया क्या, ये जो ई वे बिल है ये 50,000 कंसर्न वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 50,000 होगा तो ही इशू करना, पर दो केस में 50,000 से वैल्यू कम है, 50,000 से कम है तो भी ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर कोई गुड्स जा रहा है इंटर स्टेट, सर सेकंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सर जो पर्सन, याद है रजिस्ट्रेशन में हमने पढ़ा है क्या कि 20 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हो, इंटर स्टेट बेचते हो तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, पर कंडीशन क्या है, आपको ईवी बिल इशू करना पड़ेगा अगर आप इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो और वो लोग बेच रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अप टू ₹20 लाख। क्लियर, तो इनको ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। सर फिर आता है क्या, बिल टू शिप टू मॉडल अगर होता है, बिल टू शिप टू में क्या होता है, सर मैंने गुड्स आपसे खरीदा पर मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट थर्ड पर्सन को गुड्स भेज दो, तो ऐसे केस में सर जीएसटी पोर्टल पे सिंगल ईवी बिल इशू करोगे तो बिल चल जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो एक ही हो रहा है और वहां पे ईवी बिल के अंदर बिल टू शिप टू का ऑप्शन आता है। और ऐसे केस में भले ही इनवॉइसेस दो इशू हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ईवी बिल इज सिंगल ईवी बिल इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ सर इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन ईवी बिल। ईवी बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होता है गुड्स की सारी इन्फॉर्मेशन, जो इनवॉइस पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है लगभग वही सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट ए में होती है, और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट ए कंप्राइजिंग डिटेल्स ऑफ द जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, इंडिकेटिंग पिन कोड ऑल्सो। डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस है, बिल ऑफ सप्लायर, डिलीवरी चालान है, बिल ऑफ एंट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, इंपोर्ट के केस में सर डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, एचएसएन कोड, सब कुछ, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। सर सेकंड क्या, पार्ट बी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर जैसे जीआर नंबर होता है, रेलवे रिसीट नंबर होता है, एयरवे बिल नंबर होता है, बिल ऑफ लैंडिंग नंबर होता है, एंड व्हीकल नंबर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय रोड टू बी फर्निश्ड बाय द ट्रांसपोर्टर हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। तो पार्ट और पार्ट बी फिल होगा, ये ट्रांसपोर्टर फिल करता है बेटा पार्ट बी सर। और सर ध्यान है बेटा, पार्ट बी जो फिल होगा तब जाके एक ईवी बिल नंबर जनरेट होगा, तब जाके मानेंगे ईवी बिल जनरेट हुआ है, अदरवाइज ईवी बिल जनरेट नहीं हुआ है। अच्छा सर, पर यहां बोला है क्या, आप इन फॉलोइंग दो केसेस में पार्ट बी जनरेट नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब केवल पार्ट ए होगा तो भी चल जाएगा। कब, जैसे कंसाइनर के यहां से गुड्स जा रहा है कहां पर, सर ट्रांसपोर्टर के प्लेस पर, और ट्रांसपोर्टर के यहां से वो कन्वेंस चेंज करके, ट्रक चेंज करके, व्हीकल चेंज करके सर फाइनली दूसरे के यहाँ भेजेंगे, और वहां से मेरे यहाँ से जो ट्रांसपोर्टर का प्लेस है वो विदिन 50 किलोमीटर है, विदिन 50 किलोमीटर, तो भी
सर पार्ट ए होगा तो अच्छा, यहाँ पे वैसे बात अलग लिखी, पर हाँ ये बात आगे आ रही है, पर मैं यही बताता हूँ आपको। आई रिपीट सर, मतलब पार्ट बी नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। कब? फर्स्ट, अगर मेरे यहाँ से गुड्स जा रहा है कहाँ पे, ट्रांसपोर्टर के यहाँ पे, जो विद इन 50 किलोमीटर है, विद इन द सेम स्टेट है, और सर कहाँ जा रहा है, मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्टर के यहाँ जा रहा है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड, सर ट्रांसपोर्टर के यहाँ से कंसाइनी क्या है, गुड्स जा रहा है। मान लो ट्रांसपोर्टर ने सर अपने यहाँ से गुड्स भेज दी, जैसे बॉम्बे से बेंगलोर गुड्स भेजना है, बेंगलोर गुड्स पहुंच गई, अब बेंगलोर के अंदर ट्रांसपोर्टर क्या है, गुड्स पहुंच गई, वहां से कंसाइनी क्या है भेजना है, और सर वहां पर बड़ी ट्रक नहीं जा सकती, तो ऐसे केस में जब ट्रांसपोर्टर के यहाँ से कंसाइनी क्या गुड्स जाएगा फाइनली, वो अगर 50 किलोमीटर के अंदर विद इन द सेम स्टेट है तो पार्ट भी नहीं होगा तो भी चल जाएगा, पार्ट ऐसे ही काम चल जाएगा सर। क्लियर? डन। अच्छा, यहाँ पे तो एक्चुअली ये लिखा था कि सर जो इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए है वो या तो कंसाइनर या कंसाइनी, या फिर सर पार्ट ए में इंफॉर्मेशन और कौन फिल कर सकता है, अगर आपके गुड्स कुरियर कंपनी के थ्रू भेज रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहे हो तो वो भी फिल कर सकते हैं, वो आप ऑथराइज करते हो तो वो लोग भी फिल कर सकते हैं, आपने ऑथराइज किया ट्रांसपोर्टर को तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट हो जाना चाहिए सर। सर who is mandatorily required to generate the EV bill? सर where the goods are being transported by a registered person, भले वो सर बाय रोड ट्रांसपोर्ट करे, खुद के कन्वेंस में ट्रांसपोर्ट करे, हायर्ड वन मतलब किसी से ट्रक लेके फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा। सेकंड, where EV bill is not generated by registered person and the goods are handed over to the transporter for their transportation, तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स वो EV बिल जनरेट करे सर, अगर रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो। सर थर्ड, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे और बाय एयर और बाय वेसल, तो ध्यान देना बेटा, ईवे बिल जब जनरेट करना है सर बाय रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवे बिल जनरेट करना कंपलसरी, पर बाय रेलवे बाय वेसल या बाय एयर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में सर भले या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट करे या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स ईवी बिल जनरेट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे सर जो कन्वेंस नंबर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है नॉर्मली सर, वो बाद में ही पता पड़ता है, इसलिए अगर आप बाद में भी ईवी बिल जनरेट करेंगे हमें चल जाएगा, पर रेलवे ने बोल दिया क्या, वी विल नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस ईवी बिल हैज बीन गिवन टू देम। जो सर जब आप गुड्स लेने आएंगे, कंसाइनी जब गुड्स लेने आएगा तो उसको ईवी बिल देना पड़ेगा, तब जाके ही वो रेलवे वाले गुड्स छोड़ेंगे, वरना गुड्स नहीं छोड़ेंगे सर। अदर पॉइंट्स सर, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे, बता दिया मैंने पॉइंट आपको। सर अगर 50,000 से कम की वैल्यू है, 50,000 या उससे कम की वैल्यू है, तो ऐसे केस में सर ट्रांसपोर्टर या कंसाइनी चाहे तो ईवी बिल इशू कर दे, हमें क्या दिक्कत है, कंपलसरी नहीं, वो उन्होंने इशू किया तो कोई गुनाह नहीं किया, देखें कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट सर, वेयर द मूवमेंट इज कोज्ड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन इधर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड वन और थ्रू ट्रांसपोर्टर, देन ही और ट्रांसपोर्टर में एट देयर ऑप्शन जनरेट द ईवी बिल, मतलब देखो रजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स करता है तो ऐसे केस में ईवी बिल कंपलसरी है, अनरजिस्टर्ड मूवमेंट किया है तो ईवी बिल जनरेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, हमारी तरफ से कोई जरूरत नहीं है। देन लास्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका था, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स परचेज कर रहा है जिसकी वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो रजिस्टर्ड पर्सन को ही हमेशा माना जाएगा कि उसने मूवमेंट ऑफ द गुड्स कोज करवाया है, और ऐसे केस में ईवी बिल इशू करना पड़ेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को सब। देन व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल्स इन पार्ट बी, वो मैंने 50 किलोमीटर वाला बताया ना सर, वो ये पॉइंट यहाँ बताया था मैंने आपको, पहले पढ़ा दिया मैंने आपको। देन यूनिक ईवी बिल नंबर, जैसे आप पार्ट बी फर्निश करेंगे सर ईवी बिल जनरेट करोगे, एक यूनिक ईवी बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। क्लियर सर? नेक्स्ट है क्या, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, मान लो रास्ते में ट्रक खराब हो गई, आपको एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल में गुड्स ट्रांसफर करना, तो ऐसे केस में पहले ईवी बिल के पार्ट बी को आप अपडेट करेंगे और उसके बाद ही गुड्स को आप ट्रांसफर करेंगे नए व्हीकल में, दूसरे व्हीकल में, और उसके बाद मूवमेंट शुरू होगा बेटा। पर हाँ सर, माल शिफ्ट करने से पहले ही ईवी बिल अपडेट कर देना सर, और ईवी बिल को आप इन नंबर ऑफ टाइम तक अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। कंसोलिडेटेड ईवी बिल, ये एक ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसपोर्टर को, मान लो ट्रांसपोर्टर के ट्रक में आपके भी गुड्स है, आपके भी बहुत सारे लोगों के गुड्स है, सबने उसको ईवी बिल दिए अपने अपने रेस्पेक्टिव, सर वो चाहे तो एक सिंगल कंसोलिडेटेड ईवी बिल बना सकता है, सारे ईवी बिल को एक साथ कंबाइन करके सर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे जाके फॉर्म नंबर जीएसटी ईवी बिल 02 फॉर्म के थ्रू वो एक कंसोलिडेटेड ईवी बिल बना सकता है, एक फैसिलिटी ऑनलाइन, और कोई दिक्कत नहीं सर खास। देन इंफॉर्मेशन सबमिटेड फॉर ईवी बिल कैन बी यूज्ड फॉर सबमिटिंग द जीएसटी रिटर्न, सर जैसे ही ईवी बिल आपने जनरेट किया, ईवी बिल के अंदर पार्ट ए में सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल करी है वो इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कहाँ पे, जीएसटीआर 1 में, और जो आप स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट कर रहे हो जीएसटीआर 1 में, ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी और आपको सर हेल्प होगी रिटर्न फाइलिंग करने में। सेकंड थिंग सर, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो, तो ऐसे केस में आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, कैंसिलेशन ऑफ ईवी बिल, सर 24 आवर के अंदर 24 घंटे के अंदर आप ईवी बिल को कैंसिल भी कर सकते हो सर। ईवी बिल अमेंड नहीं होता है, हाँ पार्ट बी में अगर व्हीकल नंबर अपडेट करना हो तो बात अलग है सर, अदरवाइज ईवी बिल अमेंड नहीं होता, आप कैंसिल कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। पर अगर रास्ते में एक बार गाड़ी चेक हो गई, वेरीफाई हो गया, उसके बाद कभी भी ईवी बिल कैंसिल नहीं हो सकता। क्लियर सर? आइए
और हाँ, जब आप पार्ट ए अपडेट करते हो तो आपको यूनिक नंबर मिलता है। वो यूनिक नंबर आपके लिए 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। मान लो ट्रांसपोर्टर सर अरेंज नहीं हुआ तो पार्ट ए जो फिल किया हुआ है उसका यूनिक नंबर सेव रहेगा। आप जब भी ट्रांसपोर्ट अरेंज हो जाए, आपका जब ट्रांसपोर्ट करना हो तब पार्ट बी में इन्फॉर्मेशन फिल कर देना, ईवी बिल जनरेट हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ईवी बिल की वैलिडिटी कितनी है सर? द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवी बिल सर, अगर अप टू 200 किलोमीटर आपको गुड्स को ले जाना है तो सर 1 डे वैलिड रहेगा ईवी बिल सर। पर अगर 200 किलोमीटर के बाद है तो फॉर ईच सर 200 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ सर, फॉर ईच एडिशनल 200 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे विल बी अलाउड एज वैलिडिटी ऑफ द ईवी बिल। पर अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इज इन्वॉल्व बाय शिप, मल्टी मॉडल शिपमेंट मतलब थोड़ा ट्रांसपोर्ट रोड से हो रहा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट वेसल से हो रहा, थोड़ा ट्रांसपोर्ट रेलवे से हो रहा, मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व शिप, तो ऐसे केस में 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा आपको और फिर हर 20 किलोमीटर उसके पार्ट के लिए अगेन 1 एडिशनल डे मिलेगा आपको बेटा। क्लियर, डन। और एक्सेप्शनल नेचर के केस है तो ऐसे केस में ट्रांसपोर्टर चाहे तो सरकार ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकता है, पर ईवी बिल का वैलिडिटी जब एक्सपायर हुआ है उसके 8 घंटे के अंदर आपको ईवी बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और हाँ सर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो बोला ना 1 डे, ये 1 डे कब से? 1 डे कब से? जिस दिन ईवी बिल जनरेट हुआ है उस दिन को खत्म होते वक्त जब रात की 12 बजेगी वहां से 1 डे शुरू होगा बेटा। क्लियर, डन। सरकार आइए, एक्सेप्टेंस ऑफ ईवी बिल सर, ईवी बिल जनरेट कर दिया, अब जो रेसिपिएंट है सर, जो दूसरी पार्टी या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या कुछ ना करे। तो सर 72 आवर्स दिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, अगर उसने 72 आवर्स में एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है सर, नहीं तो ये मान लेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया या फिर गुड्स उसको रिसीव हो गए या 72 आवर्स व्हिचएवर इज अर्लियर सर। ओके, ईवी बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट आल्सो सर। ऑब्वियसली सर, मान लो सर कश्मीर से कन्याकुमारी गुड्स जा रहा है तो क्या हर स्टेट वाइज अलग अलग ईवी बिल इशू करना है क्या? नहीं, जो ईवी बिल एक बार इशू किया वही वैलिड रहेगा थ्रू आउट दी जर्नी सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि सर किन किन केसेस में ईवी बिल नहीं चाहिए। where situations where EV bill is not required to be generated. First, where the goods being transported are specified in annexer. Annexer में जो goods mentioned है उसके लिए EV bill नहीं चाहिए। annexer में क्या क्या लिखा हुआ सर? First, LPG gas for supply to household and non-domestic exempted category customers. Then kerosene oil sold under public distribution system. Then postal baggage transported by Department of Post. Then natural or cultured pearls, moti, precious or semi-precious stones, precious metals and metals clad with precious metals, then jewelry, goldsmith and silversmith wares and other articles, currency, used personal and household articles, coral, worked और unworked coral. सर इन सारे गुड्स के केस में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं, भली वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। सेकंड सर, अगर आप नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस में सर आप सर हाथ लोरी से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो या घोड़ा गाड़ी से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, अरे हॉर्स कार्ट, बुल कार्ट से गुड्स ले जा रहे हो, ईवी बिल नहीं चाहिए। साइकिल से गुड्स ले जा रहे हो, ईवी बिल नहीं चाहिए सर। 11 नंबर की गाड़ी पैदल जा रहे हो, ईवी बिल नहीं चाहिए सर। देन सर आप कस्टम पोर्ट से, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम स्टेशन से इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन गुड्स ले जा रहे हो फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स, तो ईवी बिल नहीं चाहिए। अब इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है, ये सीए फाइल पढ़ेंगे सब, तब कस्टम जब पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे। अच्छा, सेम वे वाइस वर्सा पॉइंट भी है कि अगर आप इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन से गुड्स को ले रहे हो, कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो यूनिट या लैंड कस्टम स्टेशन, ईवी बिल नहीं चाहिए। सेकंड, अगर आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करो अंडर कस्टम्स सुपरविजन और कस्टम सील, तो ईवी बिल नहीं चाहिए। देन सर यहाँ पे क्लोज नंबर डी में गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया कि हर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने अपने रेस्पेक्टिव एसजीएसटी रूल्स के रूल नंबर 138 उसके सब रूल नंबर 14 के क्लोज नंबर डी यहाँ पर लिख दे कि हमारे इस स्टेट में सर इस एरिया के लिए ये पर्टिकुलर केस में ईवी बिल एग्जेम्प्ट है, तो सर वो सीजीएसटी रूल्स के लिए भी माना जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। देन सर एग्जेम्प्टेड गुड्स जो होते हैं उसमें ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अदर देन डी ऑयल्ड केक, डी ऑयल्ड केक भले ही एग्जेम्प्ट है फिर भी ईवी बिल चाहिएगा। देन वो 6 गुड्स याद है क्या, घूम लो और झूम लो, अरे सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम वगैरह, सर इन 6 गुड्स पर जीएसटी लगता ही नहीं, ईवी बिल नहीं चाहिए। देन अगर कोई ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर है, जब जीएसटी लेवी नहीं होता तो ईवी बिल किस बात का भाई नहीं चाहिए। देन सर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम और टू नेपाल और भूटान, नेपाल भूटान ले जा रहे हो या ला रहे हो तो ईवी बिल नहीं चाहिए। देन सर आपने सुना होगा आर्मी के जो कैंटीन होता है बेटा, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये अपने यूनिट रन कैंटीन को गुड्स भेज रहे हैं या सर ये अपने ऑथराइज कस्टमर्स को गुड्स बेच रहे हैं, तो ऐसे केस में ईवी बिल नहीं चाहिए। सेकंड सर एनपीसीआईएल को आप हेवी वाटर या न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई कर रहे हो, कौन सप्लाई करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो ऐसे केस में ईवी बिल नहीं चाहिए। देन सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन करती है, ऐसे कंसानी वो डिस्क्लोज कभी नहीं कर सकती अपने इस तरह के मिशन को, सर जो इनके बहुत सेंसिटिव होते तो वहां पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। देन
सर रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या लोकल अथॉरिटी, जहां पे ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे गवर्नमेंट कर रहा है खुद एज ए कंसाइनर, तो ईवी बिल नहीं चाहिए। देन एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स अगर आप ले जा रहे हो, खाली ट्रक जा रही है, ईवी बिल नहीं चाहिए। देन सर आपके यहाँ से वे ब्रिज जो था ना धर्म काटा, आपके यहाँ से वे ब्रिज गुड्स जा रहा है, ट्रक जा रहा है साहब वेइंग करने के लिए, जिसमें यहां से आपके यहां से वे ब्रिज जो है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तक का है, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालन के थ्रू गुड्स भेज दीजिए, ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग द एलपीजी गैस आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजंस अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई। सर खाली गैस की टंकी होती है ना बेटा, आपने घर पे गैस की टंकी रखे गए, खाली गैस की टंकी ले गए, तो ईवी बिल नहीं चाहिए सर वहां पे। क्लियर, डन। दीज आर द केसेस जहां पे ईवी बिल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है सर। सर पॉइंट्स टू बी नोटेड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बहुत सारी बात है। ईवी बिल नॉट वैलिड फॉर movement of the goods without vehicle number on it, vehicle number नहीं तो EV bill valid नहीं है सर। Second, once EV bill is generated, it cannot be edited for any mistake. It can be cancelled within 24 hours, पर edit नहीं कर सकते सर आप। EV bill may be updated with vehicle number any number of time. मैंने बताया था आपको, जितनी बार vehicle number चेंज करना कर देना, एक ट्रक से दूसरे ट्रक में शिफ्ट किया, फिर दूसरे में शिफ्ट किया, आप कर सकते हो n number of time. Then the latest vehicle number should be available on the EV bill and should match with the vehicle carrying the goods when it is checked by the department. जब डिपार्टमेंट चेक करा तब आपने व्हीकल नंबर अगर अपडेट किया तो जिस व्हीकल में गुड्स अभी है वही व्हीकल नंबर लिखा होना चाहिए उस ईवी बिल पे सर। आइए रूल नंबर 138 है, डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरीड बाय द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस। सर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस क्या रखेगा अपने साथ में? टैक्स इनवॉइस रखेगा या डिलीवरी चालान रखेगा या बिल ऑफ सप्लाई, या फिर सर ये डॉक्यूमेंट जो है ये तो रखेगा, प्लस अगर उसने इंपोर्ट किया तो साथ में बिल ऑफ एंट्री भी रखेगा, प्लस साथ में ईवी बिल जहां रिक्वायर्ड है वो ईवी बिल भी साथ में कैरी करेगा। एंड सर यहां बोल दिया क्या, अगर आपने सर जिनके लिए ई इनवॉइस के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे उन्होंने अगर सर याद आया बेटा इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्यूआर कोड, सर B2B सप्लाई याद है बेटा, गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से अगर आपने इनवॉइस इशू किया, ई इनवॉइस के प्रोविजन पे एप्लीकेबल है, उन्होंने अगर ई इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, उन्होंने अगर सर इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN सर जिसमें एम्बेडेड होता है वो क्यूआर कोड भी अगर डिस्प्ले कर दिया डिपार्टमेंट को, तो ऑफिसर उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पूरे इनवॉइस को वैसे भी जनरेट कर लेंगे और देख लेंगे उस इनवॉइस में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में आप सर फिजिकल कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि वहां पे क्यूआर कोड आपके पास था, उसको स्कैन करके डिपार्टमेंट वैसे भी इनवॉइस देख सकता है सर। क्लियर? या सर्कुलर में ये बोला कि जहां पर क्यूआर कोड वाला ई इनवॉइस है आपके पास में सर जिसके अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एम्बेडेड है, तो वहां क्या फिजिकल कॉपी ऑफ द इनवॉइस रखना जरूरी है क्या? आंसर इज नो, कोई फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए। और जहां पे आपने ई इनवॉइस की फॉर्म में इनवॉइस जनरेट किया हुआ है तो सर वहां पर डायरेक्ट जो ईवे बिल आप जनरेट करेंगे उसका जो पार्ट ए होता है उस पार्ट ए में आप वो IRN नंबर भी अगर लिख देंगे तो ऑटोमेटिक पार्ट ए पूरा फिल हो जाएगा, ऐसा यह लिखा है सर। आइए 138 बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंसेस, कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम in this behalf may authorize the proper officer to intercept the vehicle conveyance to verify the e-way bill in physical or electronic form for all interested and intrastate movement of the goods सर। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है क्या इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, सर क्या केवल इंटरस्टेट में ईवी बिल चाहिए? भाई इंट्रा हो या इंटर हो, अगर वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ईवी बिल चाहिए सर, और ऑफिसर को पावर दे रखा है कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है व्हीकल को फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। सर 138C बोलता है इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स। सर अब जैसे ही उसने व्हीकल इंटरसेप्ट किया, वेरीफाई करा, चेकिंग कर रहा है, चेकिंग करने का समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स सर अपलोड करना पड़ेगा उस ऑफिसर को, एंड फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज सबमिट करना पड़ेगा कॉमन पोर्टल पे उस ऑफिसर को सर इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर अंदर। पर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो फर्दर 3 दिन का और टाइम दे सकता है। अच्छा ये 3 दिन कब से? सर वही जिस दिन वेरिफिकेशन किया, चेकिंग किया, वहां से मिडनाइट 12 बजे से 3 दिन, या 24 आवर भी जो है वो रात को 12 बजे से 24 आवर्स। क्लियर? डन। और हाँ एक बार अगर कोई व्हीकल चेक हो गया है तो उसका बाद में जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, दिल्ली में चेक हो गया तो कन्याकुमारी जब तक नहीं पहुंचे तब तक वापस से वेरिफिकेशन उस ट्रक का नहीं करेंगे अनलेस देयर इज ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कि इसने रास्ते में कुछ गुड्स इलीगली और लोड करिए, गड़बड़ है कुछ ना कुछ सर, तो ऐसे केस में वेरिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज वेरिफिकेशन वापस नहीं करेंगे। 138D अगर आपको 30 मिनट ज्यादा रोक लिया वहां पे फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप सर कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट कभी मान लो ईवी बिल का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है सर वहां पे, या और भी कोई रीजन हो सकते हैं सर इसके। आइए एक बड़ा अच्छा रूल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है सर, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST EWB 01। मतलब सर ये 4 लोगों के केस में सरकार ने बोल दिया कि अगर सप्लायर सर जो कंसाइनर है, जो आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स कर रहा है, वो अगर इन 4 में से कोई भी एक पर्सन है तो ऐसे केस में उस आउटवर्ड मूवमेंट के रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। neither consigner nor consignee nor transporter no neither e-commerce operator nor
कोरियर कंपनी कोई भी ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ दी गुड्स। जो कर रहा है कौन? इन चारों में से कोई भी एक पर्सन। ये चार लोग कौन कौन है सर? अ पर्सन जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। क्या ले रखी है बेटा? कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, और उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के जीएसटी सीएमपी 08 फाइल नहीं किया, मतलब उसने टैक्स पे नहीं किया 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का, सर उसके लिए कोई ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। सेकंड सर, नॉर्मल जो एसएससी होता है उसने अगर लास्ट 2 टैक्स पीरियड के सर रिटर्न फाइल नहीं किए, कितने? लास्ट 2 पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए। 2 टैक्स पीरियड मतलब जिन्होंने मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन लिया 2 महीने, जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन लिया उनके लिए क्वार्टरली है। 2 टैक्स पीरियड के उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटी 3B मतलब टैक्स पे नहीं किया सरकार को। सर नेक्स्ट है क्या? ऐसा कोई पर्सन जिसने स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मतलब जीएसटीआर 1 2 मंथ का है, 2 क्वार्टर का, लास्ट 2 मंथ या 2 क्वार्टर के उसने, जिनके लिए क्वार्टरली उनके लिए 2 क्वार्टर, जिनके लिए मंथली उनके 2 मंथ, सर उसने जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया, तो ऐसे केस में सर 2 मंथ का है 2 क्वार्टर का, तो ऐसे केस में ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा उसके रेस्पेक्ट में। और लास्ट, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन का और का सस्पेंड, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन उसके रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। भारत माता की जय। पर हाँ, इस रूल नंबर 138E के अंदर अगर आप रेस्ट्रिक्शन में फंस गए हो तो कमिश्नर के पास पावर है कि अगर उसको लगता है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एसएससी सर उसको लगता है कि नहीं रीजनेबल रीजन था इसके केस में, तो ऐसे केस में वो अलाउ कर सकता है जनरेशन ऑफ ईवी बिल। पर सर अगर एसजीएसटी के ऑफिसर ने अलाउ कर दिया तो मान लेंगे, सीजीएसटी ने भी अलाउ किया और सीजीएसटी में अलाउ हो गया तो एसजीएसटी में अलाउ हो गया, मान लेंगे। क्लियर? डन। पर हाँ, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। इसी के साथ भारत माता की जय। एक लास्ट रूल नंबर 55A बोलता है सर, person in charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or bill of supply issued in accordance with the provisions of section number rule number 46, 46A or 49 in case where such person is not required to carry an EV bill in these rules। अगर मान लो किसी केस में EV बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या हो गया सर? टैक्स इनवॉइस या डिलीवरी चालान या इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ सप्लाई जो भी आपके लिए रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल होता है वो तो आपको कैरी करना पड़ेगा ना साहब, भले ईवी बिल के प्रोविजन एप्लीकेबल हो या ना हो। क्लियर? इसी के साथ भारत माता की जय। और सर इसी के साथ ये ईवी बिल का चैप्टर भी, ईवी बिल का टॉपिक भी खत्म होता है। अब देख लीजिए क्या लिखा है, यू कैन एंड यू विल। ध्यान रखना ये वक्त आपका है, इस वक्त को आप कैसे यूज करते हो सर उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस कितनी भारी होने वाली है। क्योंकि सर भगवान ने अगर सबको सर कुछ सेम चीज दी तो वो है वक्त। देखो हो सकता है किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को स्मार्ट बनाया, किसी को सर गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, पर सबको अगर कोई इक्वल चीज दी तो वो है वक्त। और उस वक्त को आप कैसे यूज करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, इट मेक्स द डिफरेंस। सर नाउ इट्स ऑन यू कि आप अपने टाइम का कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हो। आई होप सर आपके इन पे रिवीजन अच्छा हो रहा है। भारत माता की जय। हम सब आपके साथ है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो तो। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट के अंदर माहौल लिखना मत भूलिएगा, माहौल के साथ पढ़िए, आप खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। बाय बाय, डन।